कल अपन ने इनकी तारों का निर्माण पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, सुपर क्लस्टर क्या है, क्लस्टर क्या है, फिर इनकी सूर्य क्या है, कौन कौन सा तारा है हमारे निकट और इनकी फिर ग्रह है। ठीक है, इनके बारे में आज अपन शुरुआत करते हैं। तो अपन पहला पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था बेल्जियम का एक ईसाई पादरी था। उस ईसाई पादरी का नाम था जॉर्ज लेमेंतेरे। तो जॉर्ज लेमेंतेरे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। उस जॉर्ज लेमेंतेरे ने बताया कि एक पृथ्वी से काफ़ी बड़े आकार का ब्लैक होल था। अब उस ब्लैक होल को कुछ शक्तियाँ अपनी ओर खींच रही थी, जिससे उस ब्लैक होल में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप सुपर क्लस्टर, तारा, पृथ्वी, उपग्रह वगैरह सारी चीज़ें जितनी हैं, उन आकाश गंगा वगैरह इन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो आप लोग देखो, जैसे ये पृथ्वी के आकार का ब्लैक होल है। अब कुछ शक्तियाँ इसे इधर से खींच रही थी और कुछ शक्तियाँ इसे इधर से खींच रही थी। कुछ शक्तियाँ इधर, कुछ शक्तियाँ इसे इधर से खींच रही थी, कुछ शक्तियाँ इसे इधर से खींच रही थी। अब ये शक्तियाँ क्या थी, इसके बारे में वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए। ठीक है, तो ब्लैक होल में जब विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप आकाश गंगा, सुपर क्लस्टर वगैरह इन सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तो अपन अब इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा यानी कि असंख्य तारों के ग्रुप को आकाश गंगा कहते हैं। क्या? असंख्य तारों के ग्रुप को आकाश गंगा कहते हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। इसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। ठीक है, दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड में टोटल 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। इन आकाश गंगाओं का आकार कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये आकाश गंगा है, ये अपनी क्या है? आकाश गंगा। ठीक है, ये आकाश गंगा है। यहाँ पे क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ये सूर्य, ये आकाश गंगा है। और सूर्य के जो अधिकतम निकट है वो है ग्रह। सूर्य से जो थोड़ा और अधिक दूरी पर है वो है तारामंडल। और सूर्य से जो तारामंडल के थोड़ा और पास है वो है नक्षत्र। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी और हमारी सबसे निकट आकाश गंगा का नाम है देवयानी। हमारी सबसे निकट आकाश गंगा का नाम है देवयानी और दूसरी सबसे निकट आकाश गंगा का नाम है NGC 33, NGC 33। ठीक है, अब ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में कितनी 100 अरब आकाश गंगा है। ठीक है, 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा। एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं और 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं और यहाँ इसे ही सुपर क्लस्टर भी कहते हैं। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को, जैसे यह पहली आकाश गंगा है, ये दूसरी आकाश गंगा है, ये तीसरी आकाश गंगा है। आप मैंने इन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये पहली आकाश गंगा, ये दूसरी आकाश गंगा, ये तीसरी आकाश गंगा, इसे कहते हैं क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, सुपर क्लस्टर या क्लस्टर, ठीक है। और क्लस्टर के अंदर क्या है, आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर क्या है, तारामंडल, तारामंडल के अंदर क्या है, नक्षत्र, जैसे शनि नक्षत्र, मकर नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। कहते हैं ना कि जैसे मकर नक्षत्र में पैदा हुआ, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ, तेरी कुंडली में वो दोष है, इस कारण तो इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इस कारण तेरी कुंडली में ये दोष है। फिर नक्षत्र के अंदर आते हैं ग्रह, ये जो यानी कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, प्लूटो, ये सभी किसके अंदर आते हैं, नक्षत्र के अंदर। अब अपन ने पढ़ लिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्लस्टर क्या है, 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। और हमारे जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। अब अपन पढ़ेंगे तारामंडल, क्या पढ़ेंगे, तारामंडल, ठीक है। तारों के ग्रुप को, तारों के ग्रुप को तारामंडल कहते हैं, तारों के ग्रुप को तारामंडल कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा में कई तारामंडल हैं। इन तारामंडलों की संख्या 89, कितनी, 89। 89। मैं आपको कुछ फेमस फेमस तारामंडलों के बारे में बताता हूँ। एक तारामंडल का नाम है सप्तऋषि, क्या है, सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि को भी 2 भागों में बांटा गया है। सप्तऋषि 7 तारों के ग्रुप को सप्तऋषि कहते हैं, 7 तारों के ग्रुप को सप्तऋषि कहते हैं। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक लघु और एक दीर्घ सप्तऋषि, एक लघु सप्तऋषि, एक दीर्घ सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि की पहचान कैसे होती है, ये सप्तऋषि किस काम में आता है, ये देखते हैं। जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे की पहचान करने में काम आता है सप्तऋषि। अब देखना आप, ये अपना लघु सप्तऋषि, है लघु सप्तऋषि। जो ध्रुव तारा होता है, ये अपना ध्रुव तारा, ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के ठीक आगे होता है और दीर्घ सप्तऋषि के ठीक पीछे होता है। दोबारा से, ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के ठीक आगे होता है और दीर्घ सप्तऋषि के ठीक पीछे होता है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं दीर्घ सप्तऋषि को। यहाँ पे बन गए थोड़ा इधर उधर, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे
क्या है? ध्रुव तारा। अब ये जो ध्रुव तारा होता है दीर्घ सप्तऋषि के ठीक आगे होता है और लघु सप्तऋषि सॉरी दीर्घ सप्तऋषि के ठीक पीछे होता है और लघु सप्तऋषि के ठीक आगे होता है। सप्तऋषि का उपयोग होता है ध्रुव तारा की पहचान करने में। जो ध्रुव तारा होता है वो दीर्घ सप्तऋषि के ठीक पीछे होता है और लघु सप्तऋषि के ठीक आगे होता है। ये था अपना सप्तऋषि तारामंडल, यानी कि 7 तारों के ग्रुप को सप्तऋषि कहते हैं। मैंने क्या बताया तारामंडल क्या है? तारों के ग्रुप को तारामंडल कहते हैं। और 7 तारों का एक ग्रुप बन गया जिसे अपन ने कहा सप्तऋषि, तो ये क्या है? तारामंडल। अब दूसरा तारामंडल देखते हैं। एक हुआ सप्तऋषि, सप्तऋषि ठीक है। दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा में तारों की संख्या सबसे अधिक है। हाइड्रा एकमात्र ऐसा तारामंडल है जिसमें तारों की संख्या सबसे अधिक है। हाइड्रा तारामंडल में तारों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है मृग। मृग तारामंडल क्या था? मृग तारामंडल। इसका जो आकार होता है वो एक शिकारी होता है। शिकारी ऐसे तीर धनुष बाण को लेकर खड़ा हुआ होता है, ऐसे यानी कि हंटर, यानी हंटर शिकारी तार, हंटर हंटर होता है एक शिकारी। शिकारी के जैसा इसका आकार होता है, जैसे एक शिकारी होता है यूं तीर धनुष बाण को लेकर खड़ा हुआ होता है, ऐसा इस मृग तारामंडल का आकार है। देखते हैं कैसा है। जैसे जैसे एक शिकारी है और शिकारी अपने हाथ में तीर धनुष बाण को लिए हुए, ऐसा इसका आकार है, इसका मृग तारामंडल का। दोबारा से सुनो, तारों के ग्रुप को तारामंडल कहते हैं, ठीक है। अब अपन तारामंडल की संख्या 89। अब कुछ फेमस तारामंडल के बारे में जानते हैं। नंबर 1 सप्तऋषि। सप्तऋषि का उपयोग होता है ध्रुव तारा की पहचान करने में। दूसरा जो है वो है हाइड्रा। हाइड्रा में तारों की संख्या सबसे अधिक है। तीसरा है मृग, इसका जो आकार है शिकारी की तरह, इस कारण इसे हंटर तारा भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, हंटर तारा भी कहते हैं, लेकिन हंटर तारा तारा नहीं है, तारा मंडल है। क्या है? हंटर तारा तारा नहीं है, तारा मंडल है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन जानेंगे नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र, इन नक्षत्र की संख्या है 27। कितनी? नक्षत्रों की संख्या है 27, ठीक है। 27। जैसे नक्षत्र शनि नक्षत्र, मकर नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ऐसे नक्षत्र। अब दिखाता हूँ कुछ। जो अपनी पृथ्वी है इस सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनाने में 365 दिन लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
360 डिग्री का कोण बनाने में 365 दिन लेती है, यानी कि 12 महीने लेती है। जैसे ये सूर्य है, अब पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ये अपनी क्या है, पृथ्वी, ये सूर्य, ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी। अब ये पृथ्वी यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में चक्कर लगाती है, ठीक है। कितने में, 365 दिनों में चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनाने में 12 महीने का समय लेती है। तीन सौ साठ डिग्री का कोण बनता है 12 महीनों में। तो एक महीने में कितने डिग्री का कोण बनेगा, भाग दे दो। 12 कितना आता है, 30 डिग्री का। तो एक महीने में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। टोटल महीने कितने होते हैं, 12। नक्षत्र कितने, 27। तो एक महीने में कितने नक्षत्र हुए, दोबारा टोटल महीने, टोटल मंथ 12, टोटल नक्षत्र 27, यानी कि टोटल महीने कितने होते हैं, 12, और टोटल नक्षत्र कितने, 27। तो एक महीने में कितने नक्षत्र हुए, एक महीने में कितने नक्षत्र हुए, एक माह में नक्षत्र। 27 में किसका भाग दे दो, 12 का। तो ये आता है, भाग दो 24, 3 जीरो बचा, बार दो 24, 4 6 जीरो, 12 पंजे 60, यानी कि 2.25। यानी कि बात कहे एक महीने में 2.25, यानी कि 2 नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र का 1/4 भाग रहता है। अब इसका क्या प्रभाव है भाई, तो एक महीने में कितने नक्षत्र आएंगे, दो, दो नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का 1/4 भाग। ने जैसे मैं 3 नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ, शनि, मकर, रोहिणी, ठीक है। अब पहले महीने में इनकी, जैसे पहला महीना, जनवरी के महीने में जनवरी के महीने में 2 नक्षत्र आते हैं, शनि और मकर, ये तो पूरे कंप्लीट आएंगे। और ये जो रोहिणी नक्षत्र होगा, इसका कितना बड़ा भाग, कितना भाग आएगा, 1/4 भाग। यानी कि कोई इंसान जन्मेगा, अगर वो जनवरी के महीने में जन्मता है, तो इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने की ज़्यादा संभावना होती है, और इस नक्षत्र में पैदा होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। तो पहले महीने में कितने नक्षत्र, दो नक्षत्र और 1/4 नक्षत्र। फिर इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे नक्षत्र। अब दोबारा, ये अपनी क्या है, आकाश गंगा,
है अपनी आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा में क्या हुआ, पहले आकाश गंगा है तो यहाँ पे क्या है, सूर्य, सूर्य, यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे क्या है, ग्रह, ठीक है। यहाँ पे नक्षत्र है, यहाँ पे तारामंडल, तारामंडल तो ग्रह, ऐसे तारे जो सूर्य से थोड़ा पास में है, थोड़े निकट है, उन्हें कहेंगे नक्षत्र। नक्षत्र भी तारों के ग्रुप को ही कहते हैं, तारामंडल भी तारों के ग्रुप को ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तारे जो सूर्य से थोड़ा निकट है तो नक्षत्र, ऐसे तारे जो सूर्य से थोड़ा अधिक दूरी पर है तो तारामंडल, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं सूर्य की, सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य है, अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, ठीक है। उपग्रह अपने ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी बहन की सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सूर्य भी चक्कर लगाता है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपनी आकाश गंगा के चारों धीरे 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 अपनी आकाश गंगा की ओर चारों चक्कर लगाता है। यह एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल का समय लेता है। यह एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ का साल, 25 करोड़ वर्ष समय लेता है, ठीक है। अब इस 25 करोड़ वर्ष को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, 25 करोड़। सूर्य अपने आकाश गंगा के चारों चक्कर लगाने में 25 करोड़ का समय लेता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉस्मिक ईयर किसको बताता है, तो कॉस्मिक ईयर समय को बताता है, ठीक है। इसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है 14.96 करोड़। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14.96 करोड़, ठीक है। इस दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। अब पूछते हैं कि खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी दूरी को बताती है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बताती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14.96 करोड़। यह औसत दूरी है। क्या है, औसत दूरी, ठीक है। तो खगोलीय दूरी, खगोलीय खगोलीय दूरी कह सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, ठीक है। अब एक होती है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष को आप सभी लोग जानते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है।
तो अपन ये पढ़े इनकी प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। और कॉस्मिक ईयर, ये समय को, कॉस्मिक ईयर समय को बताती है, जो सूर्य द्वारा अपनी आकाश गंगा के और चारों ओर चक्कर लगाने में लिया हुआ होता है, ठीक है। सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, जो कि 14.96 करोड़ होती है, ठीक है। अब ठीक है, अपन कहाँ पे हैं? ये अपनी आकाश गंगा है, यहाँ पे क्या है? सूर्य, यहाँ पे क्या है? सूर्य, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा यहाँ पे आता है बुध, यहाँ पे आएगा शुक्र, पृथ्वी, इसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मंगल, यहाँ पे यानी कि क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, नहीं, मंगल के ठीक आगे एस्ट्रोनोइडियन के क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी भी 14.96 करोड़, यानी सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 2.5 वर्ष में अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। क्या? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद पृथ्वी का तीसरा सबसे निकटतम तारा, तो वो है अल्फा सेंचुरी। कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़े। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्लस्टर कहा, इसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। और इसके बाद में अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा इनकी तारामंडल, तारों के ग्रुप को। और फिर नीचे आए देखा तो इनकी नक्षत्र पढ़ा। नक्षत्र के ठीक नीचे अपन ने पढ़ा इनकी ग्रह। ने क्या पढ़ा? ग्रह। तो अपन आगे ग्रह, ठीक है। अब अपन आगे इनकी सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया, इन सभी चीज़ों के बारे में कल डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।